चलिए, आज स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक और केंद्रीय बैंक कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है वाणिज्य बैंक वे हैं जहां हमारे बचत खाता रहता है और हम ऋण ले सकते हैं। और तीसरा है भारत सरकार का आरबीआई पूर्ण स्वामित्व 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से है। तो यहाँ पर ये जो आरबीआई है बैंकों का बैंक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा वाणिज्यिक बैंक और कमर्शियल बैंक एसबीआई एंड पीएनबी, ये सब जो बैंक है वो वाणिज्य बैंक है जहाँ हमारे बचत खाते रहते हैं और हम ऋण ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। भारत सरकार का आरबीआई जो है वो 49 में क्या हुआ था, नेशनलाइज हुआ था, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। थोड़ी-सी बात करते हैं रिज़र्व बैंक के बारे में। रिज़र्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और सर्वोच्च बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक ये मतलब है कि बाकी बैंक जो हैं वो हम किसके नीचे आते हैं, तो आरबीआई के नीचे ही आते हैं। आरबीआई जो है उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। बैंकिंग प्रणाली, भारत में जो बैंकिंग प्रणाली को संचालन, नियमन और निगरानी करने का काम किसका है, तो आरबीआई का है। ये जब स्टार्ट हुआ था आरबीआई, तो ये इसका कार्यालय उस समय कहाँ हुआ करता था, कोलकाता में। 37 में इसका कार्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो मुंबई में इसका कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया। कुछ कार्य हैं, क्या-क्या हैं, तो पहला मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी होता है। इसके बाद में है भारत सरकार और राज्य सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। वित्तीय स्थिरता कैसे बनाएगा, तो वो ब्याज को कम-ज़्यादा करता है जिससे वित्तीय स्थिरता बनती है। आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक है, पहले ही बात कर चुके हैं। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। पहले यह एक निजी बैंक था, बाद में ये 49 में क्या हुआ, ये राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज़ बैंक हो गया। थोड़ी-सी बात करते हैं आरबीआई का नीचे और कौन से बैंक हैं, तो एक क्या है, कमर्शियल बैंक, फिर आता है कोऑपरेटिव बैंक, फिर आता है डेवलपमेंट बैंक और आता है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक मतलब जो जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, इस टाइप का है। कमर्शियल बैंक जहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं पैसा जमा करने के लिए, लोन लेने के लिए। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर मतलब जिसका स्वामित्व रहता है गवर्नमेंट के पास में, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर, ये तो प्राइवेट कंपनियाँ का रहता है। जैसे एसबीआई पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ, एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जो है ये कौन से बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर में तो आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब किसमें आ जाती है, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोऑपरेटिव बैंक मतलब होता है सहकारी बैंक। तो ये क्या काम करती है, तो ये बेसिकली एक ऐसा समझ सकते हैं कि ऋण देने का काम करती है किसानों को। ठीक है? इसके बाद में है विकास बैंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। इसके भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक यानी एक्सिम बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, एग्रीकल्चर तो नाबार्ड आ जाता है, इंडस्ट्रियल बैंक, तो ये सब बैंक है, ये सब इंडस्ट्रियल बैंक है। और एक बैंक कौन-सा है, तो पेमेंट्स बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख प्रकार हैं। तो क्या-क्या प्रमुख प्रकार हैं, तो वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। दूसरा है निजी बैंक, सार्वजनिक बैंक, विकास बैंक। तीसरा है एबी और चौथा है केवल वाणिज्य और सहकारी बैंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है विकास बैंकों का उदाहरण को शामिल कौन-कौन से उदाहरण हैं? तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एसबीआई, नाबार्ड, सिडबी, आईडीबीआई, एलआईसी, यूटीआई या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वाणिज्यिक बैंक। तो विकास यानी डेवलपमेंट बैंक, तो डेवलपमेंट सिडबी आ जाएगा, आईडीबीआई आ जाएगा, एलआईसी, ये सब कौन सा बैंक है? तो विकास बैंक के उदाहरण है। नेक्स्ट है सहकारी बैंकों का गठन राज्य के सहकारी अधिनियम द्वारा किया जाता है। दूसरा है सहकारी बैंकों का नियमन राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया आंशिक रूप से किया जाता है। या तीसरा है वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक बैंक है, जबकि सहकारी बैंक सहकारी संगठन है। तो पहला आंसर क्या है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, सहकारी बैंकों का गठन राज्य सहकारी अधिनियम से किया जाता है। दूसरा है सहकारी बैंकों का नियमन राज्य सरकार भी करता है और कुछ-कुछ जगहों में आरबीआई भी करता है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, तो वाणिज्य बैंक संयुक्त स्टाफ बैंक है, जबकि सहकारी बैंक क्या है, सहकारी संगठन है, तो ये भी आंसर क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। थोड़ी-सी बात करते हैं कमर्शियल बैंक और यानी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में। तो इसका गठन का आधार क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक कैसे बनता है, तो संसद के द्वारा बनाया जाता है, और सहकारी बैंक कैसे बनता है, तो राज्य सरकार के सहकारी अधिनियम के मतलब राज्य सरकार के थ्रू बनता है। नियामक संस्थान ये पूरी तरीके से इसको कौन कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक को तो आरबीआई कंट्रोल करता है। सहकारी बैंक को कौन कंट्रोल करता है, तो राज्य सरकार और कुछ
बिंदुओं में आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। ऋण स्रोत की बात करें तो ऋण स्रोत कमर्शियल बैंक सीधा किससे ऋण ले सकते हैं तो आरबीआई से। यहाँ पर कैसे ऋण लिया जाएगा तो प्राथमिक समिति या जिला सहकारी बैंक से, जिला सहकारी बैंक किससे ऋण लेगी तो राज्य सहकारी बैंक से, यहाँ अपेक्स बैंक और राज्य सहकारी बैंक किससे लेगी तो आरबीआई से लेगी। शाखा का विस्तार ये किसी भी देश में कर सकते हैं और सहकारी बैंक, अब सीधी सी बात है, सहकारी बैंक राज्य सरकार के द्वारा बना, राज्य के अंदर ही इसका क्या हो पाएगा, इसकी शाखाएं यानी इसकी ब्रांचेस ओपन हो पाएगी। कार्य क्षेत्र इसका राज्य स्तर रहेगा और इसका कहाँ रहेगा, सॉरी, इसका राष्ट्रीय स्तर रहेगा और इसका कहाँ तक रहेगा तो राज्य स्तर तक रहेगा। स्वरूप की बात करें तो ये क्या है, संयुक्त स्टाफ कंपनी मतलब लाभ कमाने वाली संस्था है और ये किस टाइप की संस्था है तो ये एक सहकारी संस्था है। नियम निर्माण जिसमें आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे अधिकांश नियम किसके रहते हैं तो राज्य सरकार के लगते हैं। उद्देश्य क्या है तो आपको जैसे बताया, ये क्या है, लाभ कमाना है और इसमें क्या है तो सामाजिक ग्रामीण जीवन को क्षेत्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाता है। उदाहरण तो जानते ही हैं आप लोग, एसबीआई, पीएनबी, ये सब बैंक है और यहाँ पे क्या आएगा तो जो भी सहकारी बैंक है यहाँ पे इसका ये है। सहकारी बैंक के बारे में थोड़ी-सी बात करते हुए, बैंक जो सहकारी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसका एक समझिए टैगलाइन है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। उसी को जिस बैंक को संचालित किया जाता है, उसी बैंक को क्या कहा जाता है तो सहकारी बैंक कहा जाता है। भारत में सहकारी जो बैंक की शुरुआत कैसे हुए थे? तो 1904 में सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था, जिससे भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी। गठन तो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के द्वारा कोई भी राज्य में सहकारी बैंक का गठन किया जा सकता है। इसका पंजीयन कहाँ होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इसका रजिस्ट्रेशन होता है। नियमन तो मतलब रेगुलेट कौन करता है तो इसको रेगुलेट कौन करता है, राज्य सरकार और आरबीआई। ज़्यादातर राज्य सरकार के पास में से ज़्यादा पावर रहता है। अधिनियम आरबीआई अधिनियम, राज्य सरकार और सहकारी सोसाइटी के अधिनियम इसमें लागू होते हैं। कार्य क्षेत्र तो जिस राज्य का है उसी राज्य तक रहेगा। इसके अलावा खाता धारक, तो बैंक में खाता खोलने वाला व्यक्ति क्या रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति उसका क्या रहेगा, शेयर धारक रहेगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि कमर्शियल बैंक में जो अकाउंट खुलेगा वो उसका शेयर धारक नहीं रहेगा, शेयर होल्डर नहीं रहेगा, परंतु सहकारी बैंक में जो इसका अकाउंट खुलेगा वो हर कोई क्या रहेगा। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक है, वहाँ पे अकाउंट है, तो किसी आदमी के अकाउंट है तो वह छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का क्या कह रहा होगा, शेयर होल्डर कह रहेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है तो मुख्य उद्देश्य है कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। इसके अलावा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, या और तीसरा है क्या, लाभ नहीं, यह क्या है, सिर्फ सेवा को प्राथमिकता देता है। इसी कारण से इसके ऋण क्या रहते हैं, इसके इसके ब्याज क्या रहती है, कम रहती है। प्रमुख विशेषताएं तो इसका जो है शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में चलाए जा काम करते हैं। ऋण जमा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। सेवा आधारित संस्था, लाभ कमाना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। स्वतः संचालित, स्वयं प्रबंधक और सरल पंजीयन प्रणाली होती है। सदस्य कभी भी सदस्यता ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध रहता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय संरचना है। प्रदेश में कैसी जो सहकारी बैंक की संरचना कैसी है तो त्रिस्तरीय संरचना है। आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जो आपका आने वाला एग्जाम है, ईडीओ का एग्जाम, इसमें सहकारी बैंक से बहुत क्वेश्चन बनता है, तो उसको अच्छे से समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सहकारी बैंक है उसकी कैसी संरचना है तो त्रिस्तरीय संरचना है। सबसे ऊपर में कौन सा बैंक है तो सबसे ऊपर में है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसको किस नाम से जाना जाता है तो अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके नीचे कौन सा बैंक आता है तो इसके नीचे कौन सा आता है तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मतलब जिला कुछ-कुछ जिलों में जो बैंक है सहकारी बैंक वो आते हैं। फिर इसके नीचे क्या है तो इसके नीचे है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। मतलब सबसे ऊपर में ये बैंक है, फिर इसके नीचे ये बैंक है, फिर उसके नीचे ये बैंक है। जिला सहकारी बैंक जो अच्छा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक के नीचे क्या आएगा तो जिला सहकारी बैंक। अभी जिला सहकारी बैंक पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में नहीं है, कहाँ-कहाँ है तो एक है रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगाँव में, जगदलपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में और रायगढ़ में। तो इतने सारे जगहों में क्या है तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक समिति मतलब जिला सहकारी बैंक है। अब बात करते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की, तो ये टोटल कितनी है तो ये टोटल है 2058। एक-एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे टॉप में कौन-सा है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जिसे किस नाम से जाना जाता है? अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की सर्वोच्च संस्था है, सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संख्या है। जिला सहकारी बैंक को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। पूरे राज्य की साख समितियों पर यही नियंत्रण रखता है और आरबीआई और नाबार्ड से क्या करता है? ऋण प्राप्त करता है। ये ऋण प्राप्त करता है कहाँ से? आरबीआई से। आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है और ऋण प्राप्त करने के बाद में किसको दे देता है? तो ये किसको दे देता है? तो जिला सहकारी बैंकों को दे देता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है तो किसानों और आम जनता को ऋण देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना, ये इसका क्या है मोटो है। कुछ प्रमुख संस्थाएँ जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, रायपुर में पंडरी, बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई और जशपुर, इतने जगहों में क्या है इसके शाखाएँ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो रायपुर में। इसके अलावा और इसका ऑफिस कहाँ है तो रायपुर के पंडरी में इसका ऑफिस है। इसके अलावा बिलासपुर में इसका ऑफिस है, रायगढ़ में इसका ऑफिस है, भिलाई में इसका ऑफिस है और जशपुर में इसका ऑफिस है। ठीक है? ये ऑफिस जो हैं ये किसके हैं, किसके ब्रांच हैं, ये अपेक्स बैंक के ब्रांच हैं। ठीक है? सेकंड है जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक ये प्राथमिक साख समितियों को
क्या ऋण देता है। इसके अलावा समिति और व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। कार्य क्षेत्र जहाँ जिस जिले में है, वो पूरा जिला इसका क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है। तो कहाँ-कहाँ पे जिला सहकारी बैंक है, तो रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है, राजनांदगाँव में है। इसके अलावा रायगढ़ के परिसीमन के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की शाखा आ चुकी है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है। जैसे रायपुर है, तो रायपुर के अंतर्गत और कौन-कौन से इसके क्षेत्र रहेंगे, तो धमतरी जिला, महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला, बलौदाबाजार जिला, खुद रायपुर जिला, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जिला। तो इतने सारे जगहों के लिए एक जिला सहकारी बैंक है, क्या नाम है उसका? रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। दुर्ग की बात करें, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा ये बिल्कुल इसके लिए है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और शक्ति। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। जगदलपुर की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा बस्तर संभाग। और राजनांदगाँव की बात करें, राजनांदगाँव, कबीरधाम, ये पूरा एक साइड में। और रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़, सारंगगढ़ और जशपुर। तो इतने जगहों में क्या है, जिला सहकारी बैंक है और ये इतने जगहों जिलों को क्या करता है, ये बैंक देखता है। तो जिला सहकारी बैंक के कितने शाखाएँ हैं, तो कितनी शाखाएँ हैं, तो टोटल 344 शाखाएँ हैं। फिर इसके नीचे आता है क्या चीज़, तो इसके नीचे पहले क्या आता है, तो अपेक्स बैंक। पहले क्या है, अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक के बाद में क्या आता है, तो जिला सहकारी बैंक। जिला सहकारी बैंक के नीचे क्या आता है, तो जिला सहकारी बैंक के नीचे आता है प्राथमिक साख प्राथमिक कृषि साख समिति आती है। इसकी संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो 2058 इसकी संख्या है। तो तीसरा नंबर में क्या आता है, तो प्राथमिक साख समिति आता है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ। और दूसरा है तो प्राथमिक गैर कृषि सहकारी साख समिति है। इसका मेन काम क्या रहता है, तो इसका मेन काम है जो किसान है उसको क्या देना, ऋण देना। और किस टाइप का ऋण देना, तो अल्पकालिक ऋण देना। ऋण बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक अल्पकालिक ऋण होता है जो 15 माह से कम के लिए दिया जाता है, दूसरा मध्यकालिक ऋण होता है जिसको 15 माह से लेकर 5 साल के लिए दिया जाता है, और तीसरा दीर्घकालिक ऋण है जिसको 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। कोई भी सरकार जब आता है तो जनरली तौर पे अगर वो किसी किसानों का ऋण माफ़ करता है तो कौन-सा ऋण माफ़ करता है, तो वो अल्पकालिक ऋण ही उसे माफ़ करता है। अच्छा, कितने तक के उसको सहायता राशि दिया जाता है अल्पकालिक ऋण में, तो 5 लाख तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ स्थापित किया था, जिसके बाद 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में इसको स्टार्ट किया गया था निजी बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है पहला है कि सहकारी बैंक का प्राथमिक लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना नहीं है। अधिकतम लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अपने सदस्यों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल ये सही आंसर है। सहकारी बैंकों में खाता खोलने वाला व्यक्ति उसका शेयर धारक रहता है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। सहकारी बैंक उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों में कृषकों, व्यवसाय को और को ऋण की सुविधा प्रदान करता है। तो बिल्कुल तीनों, तो तीनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिज़र्व बैंक किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्थापित हुआ था? तो भारतीय रिज़र्व बैंक किस प्रावधान के अनुसार स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार ये स्थापित हुआ था। स्वामित्व के आधार पर बैंकों को वर्गीकरण किया जाना है। तो स्वामित्व तो 2 टाइप के होते हैं। एक स्वामित्व होता है, यानी एक ओनरशिप रहता है गवर्नमेंट के पास में, और एक रहता है प्राइवेट के पास में। मतलब इसका आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी कितनी रहती है? तो सरकार की, अब कोई भी कंपनी हो, कुछ भी हो, अगर कोई कंपनी है, कंपनी में अगर 50% की ज़्यादा की साझेदारी रहेगी, तो वो उसका क्या रहेगा? मालिक रहेगा। तो 50% से कम तो हो नहीं सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र बोल रहे हैं मतलब सरकारी है। 50% के बराबर भी हो सकता है, हमेशा कहाँ रहेगा? तो 50% से ऊपर ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। तो पहले इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं, ये है क्या चीज़? तो ये बेसिकली सहकारी बैंकों के काम का सुधारने और निगरानी के लिए रिज़र्व बैंक की शक्तियों को बढ़ाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है किसके लिए? तो ये किसके लिए है? तो ये सहकारी बैंक के लिए है। सहकारी बैंक में क्या करना, उसके कामकाज को सुधारना और उसको क्या करना, निगरानी रखना। आपको जैसे शुरुआत में बताया कि सहकारी बैंक में ज़्यादा कंट्रोल किसका रहता है? तो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो बाकी यहाँ पर रिज़र्व बैंकों की शक्तियों को क्या किया गया है, इसमें बढ़ाया गया है। सरकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समकक्ष चलाने का क्या रखते हैं, लक्ष्य रखा जा रहा है। इसके बाद में तीसरा है कि आरबीआई की निगरानी में वृद्धि। यह विधेयक आरबीआई को शहरी ग्रामीण बैंकों और बहुराज्य सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। अब आरबीआई उनके प्रबंधन और गवर्नर में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल गवर्नेंस में हस्तक्षेप कर पाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति और योग्यता। आरबीआई सहकारी बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तें एवं योग्यता का कर सकता है, निर्धारण कर सकता है। क्या होता था कि पहले जो ये राज्य सहकारी बैंक रहते थे, इसमें कोई भी पॉलिटिकल जो पर्सन रहता था, वो उसके अध्यक्ष बन जाते थे। इसके लिए कोई नियम शर्तें जो है बहुत ज़्यादा शिथिल रहता था। राज्य सरकार अपने हिसाब से काम करता था। तो अब क्या है, तो अब चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो गई। अब आरबीआई क्या करता है, अपने नियम बताता है कि भई इस टाइप के क्वालिफ़िकेशन वाले को आरबीआई जो सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है निदेशक मंडल। निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अधिक्रमण
यह विधेयक आरबीआई को जनहित या जमाकर्ता सुरक्षा के लिए कुछ शर्तों के तहत राज्य सरकार से सलाह के बाद किसी बहुराज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को 5 साल तक, कितने साल तक? 5 साल तक के लिए हटाने का अधिकार देता है। मतलब 5 साल के लिए अगर इस टाइप का शर्तें योग्यता निर्धारित है और उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो जो आरबीआई है, उसके निदेशक मंडल को 5 साल तक के क्या कर सकता है? हटा सकता है। इसके बाद है शेयर और प्रतिभूति जारी करना। विधेयक सहकारी बैंकों को आरबीआई के पूर्व मंजूरी से इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर या विशेष शेयर जारी करने की अनुमति देता है। तो ये कुछ-कुछ प्रावधान और बहुत सारे प्रावधान है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखें हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है कि इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, तो बिल्कुल, जैसे हम लोग सबसे शुरुआत पॉइंट में देखे थे कि इसमें सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार करके कमर्शियल बैंक के बराबर इस सहकारी बैंक को लाने उद्देश्य रखा गया है इसका। दूसरा पॉइंट है, यह विधेयक आरबीआई को सहकारी बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति की शर्तें और योग्यता निर्धारण करने का अधिकार देता है, तो बिल्कुल इसका अधिकार देता है। इसके बाद में तीसरा है कि इस विधेयक के प्रावधान के तहत आरबीआई राज्य सरकार की सलाह पर किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को सुपरसीड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी होती है, तो कितनी होती है सार्वजनिक क्षेत्र में? तो 50% से अधिक होती है। वाणिज्यिक बैंक का निर्माण किसके द्वारा अधिनियम पारित करके होता है? तो वाणिज्यिक बैंक कब बनता है? तो वाणिज्यिक बैंक बेसिकली संसद से अधिनियम पारित करके बनाया जाता है। सहकारी बैंक किसके अधिनियम द्वारा बनाया जाता है? तो राज्य सहकारी अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति और जिला क्षेत्रीय सहकारी बैंक ऋण के लिए किसे संपर्क करते हैं? तो अपने से ऊपर वाले के लिए, तो इससे ऊपर कौन है? तो राज्य सहकारी मतलब अपेक्स बैंक। सहकारी बैंक का गठन और क्रियाकलाप किस आधार पर होता है? तो इसका जो आधार है सहकारी बैंक का, ये क्या होता है? तो ये सहयोग के लिए किया जाता है, ना कि लाभ कमाने के लिए। सहकारी संस्था का मूल मंत्र क्या है? तो सेवा परमो धर्मः, एक सबके लिए और सब एक के लिए। जैसे शुरुआत में हम लोग देखे थे, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सहकारी भारतीय सहकारी बैंक का इतिहास किस अधिनियम के पारित होने के साथ शुरू हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के तहत, तो आंसर सी हो जाएगा। सहकारी बैंकों का अधिनियम किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सहकारी बैंकों का किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मतलब आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों का क्या किया जाता है? तो रेगुलेट किया जाता है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? तो आपको शुरुआती जो स्लाइड्स हैं उसमें हम देखे थे कि जो भी सहकारी बैंक में किसी का भी जो खाता रहेगा वो उसका क्या रहेगा? शेयर धारक रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले थोड़ा-सा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं, नाबार्ड है क्या चीज़? तो सबसे पहले नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नाम से समझ में आ रहा है बैंक किसके लिए बना है? तो ये बैंक एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1982 22 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जनता के लिए समर्पित कब किया गया था? तो 5 नवंबर 1982 को क्या किया गया था? जनता के लिए इसको समर्पित किया गया था। 22 जुलाई को ओपन हो गया था, परंतु इसमें जनता के लिए काम कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1982 5 नवंबर 1982 से। अधिनियम तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत इसका नाबार्ड को बनाया गया था। योजना काल तो 6वीं पंचवर्षीय में बनाया बनाया गया था। प्रकृति इस यह कैसी प्रकृति का है? तो सबसे पहले ये एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा क्या है? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन आता है। तीसरा है विकास बैंक, जो ग्रामीण और कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। तो एक नाबार्ड किस टाइप का बैंक है? तो नाबार्ड एक क्या है? डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है? विकास बैंक है। पूंजी संरचना प्रारंभ में इसमें कितने रुपए डाले गए थे? तो 100 करोड़ रुपए डाला गया था। 31 मार्च 2021 को चुकता पूंजी कितनी है? तो 15,080 करोड़ रुपए। वर्तमान शेयर की बात करें तो भारत सरकार 99% और आरबीआई 1%। अच्छा, इसका काम क्या-क्या है? तो पहला काम क्या है? तो जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य करता है। दूसरा है सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों की देखरेख भी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सहकारी बैंक और आरबीआई जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, उसकी देखरेख भी कौन करता है? ना नाबार्ड ही करता है। और तीसरा क्या है? तो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे सूक्ष्म वित्त है, डेयरी फार्मिंग लोन है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वाटरशेड कार्यक्रम है, ये सबको क्या करता है? ये संचालन करता है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कि नाबार्ड के कार्यों को
पर विचार कीजिए तो पहला है नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद देता है, तो बिल्कुल ये देता है। दूसरा है नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहायक बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की निगरानी करता है, तो बिल्कुल निगरानी करता है। तीसरा क्या है, नाबार्ड ने आदिवासी विकास के लिए आदिवासी विकास निधि टीडीएफ की शुरुआत की थी, तो ये भी किया हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। नाबार्ड के स्वामित्व के संदर्भ में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। नाबार्ड की प्रारंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए थे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50% तो उस समय वाकई 50-50% थी। 50 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के लगे थे और 50 करोड़ रुपए भारत सरकार के लगे थे। और आज के समय में क्या है, तो आज के समय भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी हो गई है, 99% हो गई, और आरबीआई की हिस्सेदारी कितनी रह गई है, तो सिर्फ 1% रह गए थे। तो ये भी यहाँ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा, नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्रारंभिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। बात करते हैं थोड़ी-सी प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो थोड़ा-सा बात करते हैं जन धन योजना के बारे में, तो ये जन धन योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो इसका बेसिकली शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, परंतु ये घोषित कब हुआ था? तो घोषित हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2014, 2014 को क्या कर दिया गया था, इसको घोषित किया गया था। बट ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 28 अगस्त को ये स्टार्ट हो गया था। नारा क्या है? तो नारा है हर एक का खाता, मतलब हर भारतीयों का खाता, इसके साथ ये नारा स्टार्ट हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी भारतीयों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, बिना किसी न्यूनतम राशि के बैंक में क्या खोलना, खाता खोलना। मतलब जो जीरो रुपीस वाला जो खाता हो रहता है, क्या होता है कि नॉर्मल बैंक में आप खाता खुलवाएंगे कोई भी बैंक में, तो आपको कुछ एक मिनिमम अकाउंट हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट जो प्रधानमंत्री जन धन योजना रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसको क्या रहता है, उसका जो मिनिमम अमाउंट कितना रहता है, जीरो रहेगा, तभी से वो खाता खुल जाएगा। प्रभाव, तो गरीब ग्रामीण और महिलाओं को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, कैशलेस लेन-देन, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। मतलब जो सरकारी योजना में जो पैसा मिलता है, वो सीधे किसमें आएगा, अब आपके अकाउंट में आएगा। पहले इसमें अकाउंट में नहीं आता था, कैश दिया जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तीसरा क्या है, डिजिटल इंडिया का अभियान का समर्थन। प्रमुख विशेषताएँ, तो बिना किसी, जैसे मैं आपको बताया, ज़ीरो बैलेंस पे भी क्या है, खाता खुल जाता है। दूसरा, रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, तो रुपे डेबिट कार्ड पर आगे बात करते हैं कि रुपे क्या चीज़ है। तीसरा क्या है, तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता था पहले, अभी कितना हो गया, तो 2 लाख रुपए हो गया। खाता धारक की मृत्यु पर 30,000 की जीवन बीमा की राशि दी जाती है, और जो भी सरकारी जो भी पैसा आएगा वो सीधा किसमें आएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा कितने, तो 6 महीने के बाद, मतलब आपका खाता स्टार्ट हुए एक सक्रिय रूप से काम कर रहा है और आपके 6 महीना हो गया, 6 महीने के बाद ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। तो ओवरड्राफ्ट कितना है, तो 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट का मिलेगा, मतलब एक तरह का ऋण टाइप का है ये। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी इसमें प्रदान की जाती है। तो अब थोड़ी-सी बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी, तो बिल्कुल इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और शुरुआत घोषणा हुई थी और शुरुआत कब हुई थी, मतलब आरंभ कब किया गया था? तो 28 अगस्त को इसको स्टार्ट कर दिया गया था। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई। तो बिल्कुल इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का खाता खुलवाने की इसमें बात कही गई है। तीसरा है कि लाभार्थियों को 1 लाख रुपए के रुपए डेबिट कार्ड होने पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग था, अब ये कितना हो चुका है, तो इसका 2 हो चुका है, तो स्टार्ट में 1 लाख रुपए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लाख लिखा रहता तो भी वो ठीक था, अगर 1 लाख रुपए लिखा हुआ है तो भी ठीक है। हालाँकि इसको हम गलत मान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कितना हो चुका है, तो 2 लाख हो चुका है। तो ये आंसर ना लेकर हम ये आंसर ले लेते हैं, क्योंकि अब कितना हो चुका है, तो 2 लाख रुपए हो चुका है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा कब की गई थी? तो 15 अगस्त को की गई थी, 15 2014 के। और आरंभ कब हुआ था? तो आरंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त को इसका आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग कितने लोगों पर एक बैंक 5 किलोमीटर के दायरे में खोला जाएगा? तो कितने के लिए खोला जाएगा? तो 1000 से 1500, कितना, 1000 से 1500 लोगों के बीच में 5 किलोमीटर के दायरे में एक-एक बैंक खोला जाएगा। थोड़ी-सी बात करते हैं रुपे कार्ड के बारे में। तो रुपे कार्ड बेसिकली एक तरह का स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया गया है। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक और काम करता है, जो हम लोग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज़ करते हैं, यूपीआई। ये भी किसके सानिध्य में चल रहा है? तो ये भी एनपीसीआई के सानिध्य में ही चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है रुपे कार्ड को लाने का? तो जो वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, जो ये सब कार्ड्स जो हैं, ये सब कहाँ के कार्ड हैं? तो विदेशी कार्ड हैं। तो इनमें क्या होता है, ट्रांज़ैक्शन ड्यूटी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन लोग चार्ज करते हैं, परंतु रुपे कार्ड में ये सब चीज़ें नहीं है, और ये हमारे देश का ये स्वदेशी कार्ड है, इसी कारण से इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में रुपे कार्ड ही मिलता है इसी कारण से। इसका स्टार्ट कब किया गया था? तो ये 26 मार्च 2012 को ये स्टार्ट कर दिया गया था, परंतु ये राष्ट्र को समर्पण कब किया गया था? तो 8 मई 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तत्कालिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो आरंभ कब हुआ था? तो मार्च 2012 में, और ये राष्ट्र को समर्पित कब हुआ था? तो मई 2014 में हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जनता तक व्यापक पहुँच बढ़ी थी रुपे कार्ड की, तो ठीक है।
प्रमुख विशेषताएँ क्या है, तो कम ट्रांज़ैक्शन फ़ीस जैसे बताया वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन फ़ीस चार्ज करते हैं, तो इसका ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बहुत ही कम है। दूसरा देशी नेटवर्क डेटा कहाँ रहता है, भारत में रहता है, ये सबके डेटा कहाँ चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। अमेरिका मास्टर कार्ड जैसे जो विदेशी कंपनियाँ हैं, इसके पास में हमारा पूरा डेटा रहता है, तो यहाँ हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा। तीसरा एटीएम, पीओएस ऑनलाइन सभी जगह काम करता है, तो बिल्कुल सभी जगहों में काम करता है। यूपीआई से भी क्या कर दिया गया है, अब इसे लिंक कर दिया गया है। अब इसमें थोड़ी-सी बात करते हैं कि इसके और कुछ-कुछ हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो रुपे कार्ड लेते हैं तो दुर्घटना बीमा मिलती है। दुर्घटना बीमा कितनी मिलती है तो 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलती है। इसके अलावा स्थायी विकलांगता बीमा भी मिलता है। ये भी कितने का मिलता है तो 2 लाख रुपए का मिलता है। पुराने कार्ड पर कितने का मिलता था? पुराने कार्ड पर 1 लाख रुपए का मिलता था। थोड़ी-सी बात करते हैं रुपे कार्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स के बारे में। तो पहला रुपे कार्ड की शुरुआत 26 मार्च 2012 को हुई थी, तो बिल्कुल शुरुआत हुई थी। 26 मार्च 2012 को इसकी क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, परंतु राष्ट्र को समर्पित कब किया गया था? तो राष्ट्र को समर्पित किया गया था 8 मई 2014 को। यह एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जो सभी बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है, तो बिल्कुल। तीसरा है नया प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्ड 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवरेज देता है, तो ये भी आंसर क्या है? सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए। तो थोड़ा-सा मुद्रा योजना के बारे में देख लेते हैं। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी रीफाइनेंस एजेंसी। यह योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो यह योजना 8 अप्रैल 2015 को भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए थे। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु उद्योगों को बिना किसी गारंटी के क्या देना? ऋण देना। ये कोई भी जो युवा है, अगर उसको कोई रोज़गार सॉरी उसको कोई स्वरोज़गार स्टार्ट करना है, तो पहले क्या होता था तो उसको ऋण देने के लिए गारंटी देना पड़ता था। परंतु ये मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी वाला कोई चक्कर नहीं है। अब क्या हो जाएगा तो डायरेक्ट सभी का राइट सभी को ऋण प्राप्त हो जाएगा बिना किसी गारंटी के। कौन-कौन से उद्योगों के लिए? तो सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योगों के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म लघु उद्योग बेसिकली छोटे कारोबारियों का है, तो छोटे कारोबारी को क्या देना? वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा स्वरोजगार को क्या करना? बढ़ावा देना। नॉन कॉर्पोरेट एवं नॉन फार्म सेक्टर के उद्योगों को समर्थन देना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। विशेषताएँ क्या है? तो पहली विशेषता तो यही है कि कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल दस्तावेज प्रक्रिया है, न्यूनतम ब्याज दरें हैं, सब्सिडी नहीं, केवल क्या है? ऋण है। ये कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मुद्रा योजना में जो पैसा मिलता है वो सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं है, ऋण है उसको बाद में चुकाना पड़ता है। लोन के रूप में दिया जाता है, तो लोन की अवधि कितनी रहती है? तो 3 से 5 वर्ष तक उसकी लोन की अवधि रहती है। मुद्रा योजना के तहत कितने टाइप के लोन दिए जाते हैं? तो फिलहाल यहाँ पे 3 है, इस साल एक और लोन इसमें और ऐड कर दिया गया है। तो पहले देखते हैं सबसे पहले कौन-सा लोन है? तो शिशु लोन में 50,000 तक के पैसा दिया जाता है। फिर किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक है। तरुण लोन में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। तरुण प्लस एक और आ चुका है जिसमें 10 लाख से 20 लाख तक का इसमें लोन दिया जाता है। मतलब टोटल मुद्रा योजना के तहत कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं? तो 4 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। तो अब थोड़ी-सी बात करते हैं मुद्रा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन्स के। पहला है इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, तो बिल्कुल इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, तो बिल्कुल तरुण प्लस में 20 लाख तक का लोन दिया जाता है। तीसरा है केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान मुद्रा ऋण की अधिकतम राशि कितनी कर दी गई? तो 20 लाख रुपए कर दी थी। तो ये कौन से किसके तहत किया गया? तो तरुण प्लस के तहत इसकी यह ऋण राशि कितनी कर दी गई? तो 20 लाख रुपए कर दी गई। तो तीनों आंसर इसका क्या है? सही है। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रति सदस्य 20 प्रति वर्ष ₹20 का वार्षिक प्रीमियम देंगे बिल्कुल ती और तीसरा है तो सुकन्या समृद्धि खाता में किसी बालक के नाम से उसके 10 वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक खोला जा सकता है। तो तीनों आंसर क्या है इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ा-सा बात करते हैं प्रधानमंत्री ज्योति जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, तो इसकी स्टार्ट कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। बजट में घोषणा 2015 के बजट में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो 18 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों को कम प्रीमियम में जीवन बीमा की सुविधा देना। बेसिकली मतलब ये है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग को जो लोग हैं, उनको भी किसी रेंज में लाना तो बीमा कवरेज प्रदान करना। बीमा कितना दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इसमें दिया जाता है मृत्यु होने पर। प्रीमियम कितना रहता है? तो मात्र ₹436 इसका क्या है? प्रीमियम है, जो बैंक से अपने आप क्या हो जाएगा? कट जाएगा। योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 50 साल इसकी योग्यता होना चाहिए और बैंक में खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना है और
ये भारत सरकार की वन ऑफ द बेस्ट योजना है। क्या चीज़ के लिए? तो जो म बेटी पढ़ाओ बेटी जो बेटियों की सुरक्षा और उच्च ब्याज वाले जो बचत साधन प्रदान करता है, तो इसके लिए ये योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था, शुरुआत तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। लॉन्चिंग कौन की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लॉन्च किए थे। उद्देश्य क्या है? तो बेटी की शिक्षा और भविष्य के विवाह के लिए बचत को बढ़ावा देता है, बालिकाओं को सुरक्षित एवं उच्च ब्याज वाला बचत साधन प्रदान करता है। खाता खोलने की क्या उम्र होती है? अच्छा ये जो है इसमें जन्म से लेकर 10 साल तक के इसमें खाता खुलवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज़ ये है केवल एक ही बच्ची के नाम पर एक खाता खुलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 2 बच्चियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है एक परिवार में। एक परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो उसका सिर्फ़ 2 बालिकाओं का ही क्या खुलेगा खाता खुलेगा। खाता किसके नाम पे खुलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है उसके माता-पिता के नाम या उसके अभिभावक के नाम पे खोला जा सकता है। कहाँ पे खोल सकते हैं? तो डाकघर में, कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, यहाँ पे उसके खाता खोल सकते हैं। अब इसमें पैसा कितना डाल सकते हैं? तो पैसा मिनिमम ₹250 और मैक्सिमम 1.5 लाख 1 साल में। मतलब 250 रुपए से लेकर 1 लाख सॉरी 1.5 लाख तक के उसमें पैसा डाल सकते हैं प्रति वर्ष। जमा अवधि कितने साल तक के जमा होगा? तो 15 साल तक के यह पैसा जमा होगा और यह मैच्योरिटी कब होगा? तो परिपक्व कब होगा? तो 21 साल की उम्र में यह परिपक्व होगा। ब्याज दर की बात करें तो भारत सरकार प्रत्येक तिमाही के आधार पर भारत सरकार जो है इसका ब्याज दर तय करता है। जो 2024-25 के लिए इसका ब्याज दर 8.2 था और ये जो पैसा मिलेगा 15 साल तक के जमा करने के बाद में 21 साल में जो पैसा मिलेगा, ये पैसा टैक्स फ्री पैसा रहेगा। पैसा किस टाइप का पैसा रहेगा? तो यह टैक्स फ्री पैसा रहेगा। ये ब्याज दर हर तिमाही बदल जाता है ना? टैक्स के लाभ धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख तक जो जमा राशि पर टैक्स की क्या रहेगी? छूट रहेगी। ब्याज और परिपक्वता राशि दोनों टैक्स फ्री रहेंगे। निकासी की बात करें तो 21 वर्ष के बाद में पूरी राशि निकाली जा सकती है। बेटी की शादी पर 18 वर्ष तक के बाद अकाउंट बंद किया जा सकता है और शिक्षा के लिए जितना पैसा जमा उसका 50% राशि 18 वर्ष के बाद इसमें से निकाली जा सकती है। तो कन्या मृत्यु योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो इस योजना के तहत खाता केवल 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए ही खोला जा सकता है, तो बिल्कुल। खाता में अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम धारा 80 टीटीए के अंतर्गत कर मुक्त है, तो बिल्कुल। इस योजना में खाता परिपक्वता की अवधि 21 वर्ष होती है या बेटी की शादी के समय 18 वर्ष के बाद, तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा तीनों। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना समाज के कम आय वर्ग समूह के लिए है जो दाताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका थोड़ा-सा हम लोग जानकारी देख लेते हैं अटल या पेंशन योजना के बारे में। तो बिल्कुल यह योजना जो है सरकार के कम आय वर्ग के समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो या क्या हो जाएगा ये? सही हो जाएगा। दूसरा है इस योजना के ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। तो बिल्कुल 18 से 40 साल तक के बीच इसके जो स्टार्ट अटल पेंशन योजना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है तो अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या जो नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है। तो बिल्कुल ये भी वही कर सकता है। तो ये तीनों आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। बैंकिंग विनियमन संशोधन 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या है तो सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से किसकी निगरानी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियों में वृद्धि की गई है? तो किसकी शक्तियों में वृद्धि की गई है? तो सहकारी बैंक की शक्तियों में वृद्धि की गई है। इस विधेयक 2020 के प्रावधान के तहत आरबीआई राज्य सरकार की सलाह पर किसी बैंक के खालिस्तान को सुपरसीड कर सकता है। तो किसको सुपरसीड कर सकता है? तो बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर सकता है। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो छोटे ऋण प्राप्त करने के लिए सहकारी बैंक अधिक पसंद किया जाता है। सहकारी बैंक स रा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख समिति सहकारी साख संगठन की खालिस्तान संस्था है। तो यह एक सर्वोच्च संघ है। जैसे आपको बताया सबसे ऊपर में क्या रहता है तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रहेगा, उसके नीचे जिला सहकारी बैंक रहेगा, यानी अपेक्स बैंक रहेगा। अपेक्स बैंक के बाद में उसमें डिस्ट्रिक्ट बैंक वाले आ जाएँगे, फिर क्या आ जाएगा सबसे नीचे में सहकारी साख समिति आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों को प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि के लिए किस अवधि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा अल्पकालिक ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम सीमा होती है 5 लाख रुपए।
पिछले हम लोग जब पढ़ रहे थे सरकारी बैंक, तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ों को देख डाले थे। नेक्स्ट है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना पिछले वित्तीय समावेश कार्यक्रम स्वाभिमान से कैसे अलग है? तो कैसे अलग है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं। स्वाभिमान योजना जो है, कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में। और प्रधानमंत्री योजना कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। इसका लक्ष्य क्या था है, तो स्वाभिमान योजना का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना। और प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है कि हर परिवार को बैंकिंग सुविधाएँ देना। इसका क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में हर परिवार आ जाए, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों आ जाएगा। इसमें सिर्फ़ क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बस बात किया गया। खाता प्रकार तो केवल नो फ्रिल्स अकाउंट होंगे, ज़ीरो बैलेंस वाले। यहाँ पे बचत खाता तो रहेगा ही, रात साथ में अन्य सुविधाएँ भी दिया जाएगा। रुपे कार्ड तो इस समय यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, यहाँ पे रुपे कार्ड दिया जा रहा है। रुपे कार्ड है तो उसमें दुर्घटना बीमा भी रहेगा। बीमा कवर तो इसमें नहीं था, मैं आपको बताया इसमें दुर्घटना बीमा तो 2 लाख रुपए तक है इसमें दुर्घटना बीमा, और 30,000 रुपए का जीवन बीमा। बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इसमें सीमित है, इसमें बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसमें आंशिक प्रतिशत है, इसमें पूरी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। पेंशन और बीमा योजना से लिंक इसमें नहीं था इसमें। इसमें बिल्कुल सभी चीज़ से इसको जोड़ दिया गया है। ओवरड्राफ्ट इसमें ओवरड्राफ्ट नहीं है, और इसमें 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट है। पर इसके लिए एक शर्त ये है कि 6 माह तक खाता क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव का मतलब है कि उसमें ट्रांज़ैक्शन होते रहना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले वित्तीय समावेश कार्यक्रम से स्वाभिमान कैसे अलग है? मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना स्वाभिमान से कैसे अलग है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है तो नहीं, ये तो दोनों को कवर करता है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना सभी परिवार ग्रामीण और शहरी को प्रदान सार्वभौमिक पहुँचता है, तो बिल्कुल ये आंसर क्या रहेगा सही होगा। स्वाभिमान में सरलीकृत केवाईसी था, और इस स्वाभिमान हर घर के बजाय हर गाँव पर केंद्रित था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते के संतोषजनक परिचालन के कितने समय बाद दिया जाता है? तो 6 महीने के बाद में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना अ, बीमा दावा कब देय होगा? तो कब देय होगा? तो दुर्घटना तारीख से पिछले 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सफल वित्तीय या गैर वित्तीय लेन-देन किया हो, मतलब एक ठीक-ठाक ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए पिछले 3 महीने का। तब उसको क्या मिलेगा? दुर्घटना बीमा का पैसा मिलेगा। रुपे कार्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? तो कब समर्पित किया गया था? तो 8 मई 2014 को समर्पित किया गया था। बंद तो 2012 से किया था, बट इसको समर्पित कब किया गया, स्टार्ट कब हुआ था? तो 2014 को स्टार्ट हुआ। मुद्रा योजना के मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो यह किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो बड़े उद्योग, कृषि उद्योग, सार्वजनिक जो छोटे जो व्यापारी है उसके उसके लिए इसको बनाया गया है। मुद्रा मुद्रा योजना के तहत ऋण कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो ऋण जो है वो बेसिकली 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पहला शिशु जैसे 50,000 तक है, किशोर जिसमें किशोर लोन जिसमें 50,000 से 5 लाख, तीसरा है तरुण, तरुण में 5 लाख से 10 लाख, और एक है तरुण प्लस इसमें 10 लाख से 20 लाख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 के दौरान वित्त मंत्री ने मुद्रा ऋण तरुण श्रेणी की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो कितना कर दिया? तो 20 लाख कर दिया। मुद्रा योजना में तरुण प्लस श्रेणी किसके लिए पेश की गई? किसके लिए पेश की गई? जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया और सफलतापूर्वक उसको चुका दिया, उसको क्या मिल जाएगा? और लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना होता है? तो वार्षिक प्रीमियम ₹436 रहता है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना किस सरकारी अभियान का एक भाग है? तो यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या एक भाग है। सुकन्या समृद्धि खाता में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो ₹250 इसमें मिनिमम राशि रहेगी, और मैक्सिमम राशि कितनी रहेगी? तो 1.5 लाख रुपए इसमें मैक्सिमम राशि रहेगी, तो 1.5 लाख रुपए किया जा सकता है। सुकन्या सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के नाम पर उसके कितने वर्ष की उम्र प्राप्त करने तक खोला जा सकता है? तो 10 वर्ष के पहले तक उसको खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाता खोलने की तारीख से कितने वर्षों की अवधि पूरी होने पर परिपक्व या मैच्योर हो जाता है? तो 21 वर्ष पर वो क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि खाते से बालिका की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से अधिकतम कितने प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है? तो अधिकतम 50% राशि निकाली जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में। तो यह क्या है? तो यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब, किसान, मज़दूर, कारीगर और लघु उद्योगों को बैंकिंग और ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 की स्थापना की गई थी। सिफ़ारिश किसकी सिफ़ारिश से किया गया था? तो नरसिंहम समिति की सिफ़ारिश से किया गया था। पहला आरबीआई कहाँ खोला गया था? सॉरी, पहला आरआरबी कहाँ खोला गया था? तो प्रयागराज में स्थापित किया गया था। संविधान तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अधिनियम से के तहत आरबीआई स्टार्ट हुआ। स्वामित्व कैसा है? तो
भारत सरकार इसमें 50% स्वामित्व है, प्रायोजक बैंक जो रहेंगे उसका 35% और जो राज्य सरकार है इसका 15%। मतलब 3 इसमें क्या रहेंगे शेयर होल्डर रहेंगे। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा 50%, एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगा 15% और जो बैंक देखेगा उस आरबीआई को उस राज्य का, उसका कितना प्रतिशत है, उसका 35%। वर्तमान स्थिति में टोटल 43 आरबीआई है। इसके अलावा सभी आरबीआई को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा जा चुका है। अच्छा, बात करते हैं छत्तीसगढ़ जो रीजनल रूरल बैंक है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसके बारे में। तो यहाँ पे इसका जो प्रायोजक बैंक है, यहाँ पे इसका प्रायोजक बैंक कौन है, तो एसबीआई है और ये क्वेश्चन सीजीपीएससी के प्री में एक साल आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। दूसरा ये है कि जो आरआरबी का हेडक्वार्टर है, छत्तीसगढ़ आरआरबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर रायपुर में है और इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये इसका है कार्य क्षेत्र है। अब बात करते हैं थोड़ा-सा इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला है स्टेटमेंट है कि आरआरबी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, तो बिल्कुल। आरआरबी का गठन 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था, आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत, तो बिल्कुल। आरआरबी के स्वामित्व ढांचे में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक शामिल होता है, तो ये भी। तो तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सहकारी आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 का उद्देश्य किसानों और कमजोर आर्थिक वर्गों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि वे साहूकार के शोषण से बच सके। तो बिल्कुल 1904 से ही सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसके लिए इसको बनाया गया था। दूसरा, सहकारी समिति अधिनियम 1912 ने गैर ऋण सहकारी समितियों को भी मान्यता दे दी, तो बिल्कुल। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने सहकारिता को केंद्र से प्रांतों में हस्ताक्षर किया। तो ये आप देखिए भारत सरकार अधिनियम में बहुत सारे जो विषय थे उसको केंद्र के से हटाकर कहाँ कर दिया था, प्रांत में कर दिया था। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। संविधान के 97 संविधान संशोधन 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संशोधन ने संविधान के भाग 9 बी जोड़ा जो सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान को शामिल किया, तो बिल्कुल ये तो आंसर सही है। इस संशोधन ने सहकारी समितियों के गठन का अधिकार अनुच्छेद 19 एक सी में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा, बिल्कुल। इस संविधान संशोधन ने राज्य को स्वायत्त लोकतांत्रिक और पेशेवर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उचित नीति बनाने का निर्देश दिया। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन सभी खत्म खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।